क्वेश्चन विकास का अर्थ क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर आप ऑप्शन नंबर सी और डी मार रहे हैं तो सी और डी में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे और बी वाले भी बच्चे हैं। तो दिमाग लगाइए कि गा की ऑप्शन क्या हो सकता है। तो भैया देखिए, ऑप्शन नंबर अगर सी मार रहे हैं तो बिल्कुल आंसर सही है। देखिए, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, बिल्कुल बात सही है। विकास डेवलपमेंट होता है जो अनवरत चलता है, हमेशा चलता है। लेकिन क्या यह सही होगा? ऑप्शन है नहीं। ऑप्शन बी कह रहा अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, बिल्कुल बात ठीक है। अभिप्रेरणा एवं अनुभव जब दोनों चीजें जुड़ जाएं तो हम कह सकते हैं कि इससे वेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। आंसर जाएगा सी के साथ। अच्छा, विकास का संबंध परिपक्वता हम नहीं लगा सकते। हमें याद रखना है कि हम ऑप्शन नंबर सी अगर लगा रहे हैं तभी सही होगा। अगर परिपक्वता के साथ अगर हम लेंगे तो भाई परिपक्वता के फलस्वरूप नहीं होने वाला परिवर्तन माना जाएगा, आंसर सी माना जाएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, विकास को आप एग्जैक्ट मापित नहीं कर सकते हैं, यह दोस्तों हमेशा चलता है, इसको आप कहीं ना कहीं माप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है आपसे, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। वह प्रथम अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिसने पशुओं पर सबसे पहले प्रयोग किया। भैया अगर हम बात करें थॉर्नडाइक की तो आप कहोगे सर बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि थॉर्नडाइक क्यों हो जाएगा, सबसे पहले प्रयोगकर्ता पशुओं पर है। हमने कहा इसीलिए शैक्षिक मनोवैज्ञानिक यानी प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक इन्हें कहा जाता है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज आपको बता देना चाहते हैं, थॉर्नडाइक की बात करें, एक पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस, कई बार पूछा जाता है कि किसकी पुस्तक है, आप आंसर मारिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मिस्टर थॉर्नडाइक जो है कहां के मनोवैज्ञानिक हैं, तो यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। किस पर प्रयोग किया है, कैट पर प्रयोग किया है ना। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऑप्शन जाएगा भाई थॉर्नडाइक के साथ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, क्यों? क्योंकि आपने देखा भी होगा। बताइए, जवाब दीजिएगा। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि आप सभी ठीक हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में भी उच्च होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सृजनशीलता के साथ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि बच्चे जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले हैं वो क्रिएटिविटी में भी, यानी हर बच्चा क्रिएटिव होगा, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? 50 बच्चे हैं क्लास में, तो क्या ये 50 बच्चे जरूरी है ये क्रिएटिव माइंड के हों, क्या सृजनशील बालक हो? ऐसा नहीं है। इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। याद रखिएगा ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सृजनशीलता को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर का नाम है अक्षमता। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और, यानी 6 और किसके बीच में, 9, 6 और 9 के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है, ऐसे समझ लो आप। 6 और 9 के मध्य में अंतर नहीं कर पाता है, तो फिर यह बताइएगा कि वह क्या है, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा। मैं अच्छा हूं, आप बताएं कैसे हैं सब। सर मेरे घर में बारिश हो रही है। तो ठीक है, आते हैं क्लास खत्म करके छाता लगाने ऊपर छत पे। ठीक है चलो। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो आंसर बच्चे कह रहे हैं कि सीखने में अक्षम, सीखने के अक्षम की बात कर रहा है, तो बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चा जो है ना, ये सीखने में अक्षम है, इसको मानसिक दोष और मानसिक क्षय और दृष्टि दोष नहीं कर कह सकते। दृष्टि दोष क्या बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा यार? बच्चा तो यार देख सकता है, उसको कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत आ रही है। तो मानसिक दोष बच्चे को हम क्या मानसिक दोष से ग्रसित कह देंगे? नहीं। यहां पर आंसर जाएगा बी के साथ। वो बच्चा सीखने में अक्षम है, उसको अगर समझाया जाएगा ना तो वो सीख जाएगा, इतनी ही तो बात है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। बताइए आंसर क्या होगा।
व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? सिंपल सी अगर हम बात करें तो आपने पहला चैप्टर मनोविज्ञान का पहला ऐसा चैप्टर है जिसका नाम है अधिगम। क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं ना? तो हम ये कह सकते हैं कि भाई अधिगम होता क्या है? अधिगम जो होता है वो मैं कहता हूं कि जो लर्निंग है ना, लर्निंग जो होता है वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में जो परिवर्तन होता है। बिहेवियर में परिवर्तन होने का मतलब है कि आप सीखेंगे। और कैसा बिहेवियर में परिवर्तन होना चाहिए? स्थायी परिवर्तन। अधिगम की परिभाषा क्या है? अधिगम दोस्तों वही कहा जा सकता है जब आप किसी चीज को सीख रहे हैं और सीखने में आप में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो वही दोस्तों आपका सीखना या वही आपका अधिगम कहलाता है। सीखना दोस्तों पर्यायवाची है अधिगम का, यानी लर्निंग उसको इंग्लिश में कहा जाता है। क्लियर है? याद रखेंगे ना? ऑप्शन जाएगा किसके साथ? ए के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किस एज को कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा एग्जाम के लिए है, क्योंकि अगर देखा जाए तो 3 साल पहले इस क्वेश्चन को ट्रेंडिंग क्वेश्चन माना जाता था। हो सकता है अगले जो एग्जाम में आप बैठने जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाए। चलिए जवाब दीजिएगा। हर बहन हर भाई से कहना चाहेंगे दो क्वेश्चन मैं लिखता हूं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि मित्रता की एज कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, मित्रता की एज, मित्रता जो एज कहलाती है वो कौन सी है। और जब क्वेश्चन में पूछा जाए दोस्तों घनिष्ठ मित्र की एज, यानी जो घनिष्ठ मित्र है ना, घनिष्ठ मित्र दोस्तों है वो किस एज में बनेंगे, तो इन दोनों क्वेश्चन में अंतर है। जब मित्रता की एज होगी वो 5 to 12 ईयर होगी, और जब घनिष्ठ मित्र होंगे दोस्तों वो कौन सी एज के होंगे? 12 to 18 एज के होंगे। क्लियर है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का देखिए बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं। समझिएगा मेरी बात, नए बच्चे पुराने बच्चे ध्यान दीजिएगा। आंसर किशोरावस्था जाएगा। क्यों जाएगा? आप सभी को पता होगा कि बाल्यावस्था को कहा जाता है गैंग एज। क्लियर है? गैंग एज, मित्र की अवस्था भी यहां पर क्या है? बाल्यावस्था है। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा है मित्रता, क्वेश्चन में ये कह रहा है घनिष्ठ मित्रता। याद रखिएगा, जो बच्चा 5 से 12 साल का होता है ना, अगर उसके पास खिलौना है कोई प्लास्टिक का, ठीक है ना, प्लास्टिक की कोई रेलगाड़ी है, तो क्या दूसरे को दे सकता है? नहीं दे सकता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर घनिष्ठ मित्र है तो वो दोस्तों याद रखिए अपने दोस्तों पर जान लुटा देगा। इस तरीके से याद रखिएगा, जब पक्के वाले मित्र पूछे तो किशोरावस्था, जब केवल मित्र की अवस्था तो बाल्यावस्था। याद रखना है कि जैसे ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था में हर बच्चा अपने दोस्तों के साथ बाहर निकलता है, माता पिता छूट देते हैं क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है और रूम लेकर बाहर पढ़ाई करता है, रहता तो दोस्तों के साथ है ना, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन जाएगा सी के साथ। इस तरीके से किसी भी कैटेगरी से आप इसको ट्रिकी माध्यम से अपने दिमाग में सेट कर सकते हो। क्लियर है? गलत कर गए ना? चलिए बहुत बढ़िया गाइस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। मेरी बात समझ गए ना? पक्के वाले मित्र तो बोले किशोरावस्था, और मित्रता अवस्था जहां पर पक्के ना हो, कच्चे वाले मित्र दोस्तों, तो वहां पर आप मारिएगा बाल्यावस्था। चिंतन अनिवार्य रूप से एक क्या है? चिंतन। अरे भाई थिंकिंग जो बच्चे करते हैं, यानी चिंतन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो हम देखेंगे भाई चिंतन, तो चिंतन जो होता है ना वो आपके मेंटल स्तर से होता है, और चिंतन का संबंध संख्यानात्मक गतिविधि से होता है। तो सेवंत का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो चिंतन है, कल्पना है ना, ये चीजें आप किस तरीके से करते हो? तर्क, चिंतन, कल्पना, ये आप संज्ञानात्मक गतिविधि से करते हो, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। आप भावनाओं से, मनोवैज्ञानिक तरीके से, मनोगतिक प्रक्रिया से तो करते नहीं है, इसलिए राइट आंसर ए चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाइयों का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास का मतलब होता है खत्म होना, डॉट डॉट से संबंधित है। यह दोस्तों इस डॉट डॉट में क्या डिस्कैलकुलिया भरा जाएगा? यानी अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई अगर बच्चे को आ रही है तो क्या डिस्कैलकुलिया होगा, डिस्ग्राफिया होगा, डिस्प्रैक्सिया है या फिर डिसलेक्सिया है?
ये क्वेश्चन हम ऑप्शंस इसलिए भी बोल रहे हैं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई हमारे ब्लाइंड बच्चे हैं, ठीक है ना, जो बच्चे देख नहीं सकते वो भी इस वीडियो को वॉच करते हैं। उनका अक्सर एक क्वेश्चन होता है कि सर आप क्वेश्चन तो पढ़ देते हो लेकिन ऑप्शंस नहीं पढ़ते हो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, हम उम्मीद करेंगे कि हम कोशिश करेंगे, आदत में लाएंगे कि ऑप्शंस को पढ़ें। देखिए दोस्तों, यहां पर कह रहा है शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास होना, यह दोस्तों पढ़ने के लिए हम डिसलेक्सिया की बात करते हैं। क्योंकि डिसलेक्सिया जो होता है वो पढ़ने में रीडिंग डिसेबिलिटी कहा जाता है, यानी हम अक्षमता विकार जो पढ़ने वाली होती है डिसलेक्सिया। याद कैसे करोगे, हमने आपको बहुत रटाया है, लक्ष्य की बात है और कोई बच्चा लक्ष्य को लुक्स पढ़ रहा है, इसीलिए पढ़ने में कठिनाई डिसलेक्सिया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 9। जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। रात्रि 8 बजे देश की सुपरहिट हिंदी, रीजनिंग आपको अलग से करा रहे हैं, लेकिन 11 बजे के लिए आप मनोविज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में हर बच्चा शिक्षक शिक्षिका बनना चाहता है, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म। पियाजे मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक विकास के लिए वाइगोस्की, भाषा विकास के लिए चामस्की। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। आपसे कह रहा है पियाजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है। भाई अमूर्त और तार्किक चिंतन वाली अवस्था कौन सी है बताइएगा। तो हम ये कहेंगे पियाजे ने 4 अवस्थाओं को बताया है। देखिए पियाजे मुख्यतः संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने 4 अवस्थाओं को बताया है। कौन सी ये 4 अवस्थाएं हैं मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर अगर हम बात करें जन्म से 2 साल, 2 से 7 साल, 7 से 11 साल और 11 से ऊपर की जो एज है 14 साल या 15 साल जो भी है, तो हम ये 4 अवस्थाओं को बांटते हैं। पहली है आपकी कौन सी है, इंद्रिय गामक, दूसरी है आपकी कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी है आपकी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी अंतिम है अमूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा तर्क करना शुरू करता है और अमूर्त संक्रियात्मक में बच्चा चिंतन करना पूरी तरीके से अमूर्त अवस्था में चिंतन कर सकता है। यानी हम कह सकते हैं अमूर्त अवस्था हमारा आंसर चला जाएगा। यानी 11 से ऊपर की जो एज होती है उसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। क्वेश्चन में अगर लिखा होता मूर्त एवं तार्किक चिंतन तो ऑप्शन हो जाता डी। जब क्वेश्चन में लिखा है अमूर्त तो हमें अमूर्त वाला ऑप्शन लेना है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 10 का सी। यही क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है करने के लिए, जब अमूर्त हो तो अमूर्त वाला उठाइए, जब मूर्त हो तो मूर्त वाला उठाइए। अगर कल को क्वेश्चन में पूछ दिया जाए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की एज क्या है, तब क्या मारोगे आप, कमेंट करिएगा फटाफट, जवाब दीजिएगा, बताइए क्या होगा। तो आप कहोगे सर 2 से 7 साल, मार देंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें राष्ट्रहित में, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए GURUJI एक स्पेस WORLD आपके राष्ट्रहित की बात करता है। अगला क्वेश्चन, विलियम बुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक हैं, बताइए, जवाब दीजिएगा। जी हाँ, आपके सामने इंग्लिश आने वाली है बहुत जल्द, टेंशन ना लो, और मैं ही पढ़ाऊंगा। सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को आदाब, सभी को सत श्री अकाल। विलियम बुंट तथा टिचनर, ध्यान दीजिएगा, विलियम बुंट तथा टिचनर किस विचारधारा के प्रवर्तक थे। देखिए आंसर किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन चला जाएगा भाई विलियम बुंट के साथ। हम कहेंगे संरचनावादी, अगर आप ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं। देखो 11 का बी भी बच्चे मार रहे हैं भाई, बी किस जरिए से मार रहे हैं। हम व्यवहारवादी में थॉर्नडाइक को जानते हैं और हम यहाँ पर संरचनावादी में विलियम बुंट को जानते हैं। तो क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि संरचनावादी के जनक कौन है, तो विलियम बुंट है। गेस्टाल्टवादी के जनक कौन है, मिस्टर वर्दाइमर है। और व्यवहारवादी में जाते हैं मिस्टर थॉर्नडाइक, संरचनावादी में आते हैं विलियम बुंट और टिचनर। तो इस क्वेश्चन का आंसर 11 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि समस्यात्मक बालकों की प्रवृत्ति कैसी होती है। आपने देखा होगा समस्यात्मक बालक से क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम में विशिष्ट बालक से आते हैं, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा।
बहुत अच्छे गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, तो आंसर हमारा समस्यात्मक बालक के साथ वो बालक होते हैं। मैं आपको हिंट दे देता हूं, कल को क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे ना मिले तो फिर कैसे होते हैं। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो चोरी करते हैं। समस्यात्मक बालक वो होते हैं जो चोरी करते हैं, बात बात में झगड़ा करते हैं, और दोस्तों छोटे बच्चों को मारते हैं। यानी हम कह सकते हैं छोटे बच्चों को क्या करते हैं, मारते हैं, और अपने क्लास में शोर शराबा करते हैं, बाउंड्री वाल को कूद कर भाग जाते हैं स्कूल से। ये समस्यात्मक बालक होते हैं। दूसरे के बस्ते से पेन निकाल लिया, कॉपी निकाल लिया, या पैसे निकाल लिए, है ना। याद रखिएगा, समाज विरोधी प्रवृत्ति के होते हैं, झगड़ालू प्रवृत्ति के होते हैं, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं। अपराधी का मतलब ये नहीं है कि भाई जो है बंदूक उठाई और किसी को धड़ाम से कर दिया, नहीं। अपराधी प्रवृत्ति का मतलब होता है कि चोरी, मक्कारी, इस तरीके के बच्चों के लिए हम इस वर्ड को यूज करते हैं। आंसर जाएगा भाई डी के साथ। क्लियर है। तो समस्यात्मक बालक को हम किस तरीके से मानेंगे भाई, एक सिंपल सी परिभाषा देता हूं, जो विघ्न करते हैं पढ़ाने में। बोले क्या, टीचर उधर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की तरफ पढ़ा रहा है और पीछे से एक उसके बैग में चौक रखी है, उस बच्चे ने क्या किया, उस टीचर के कंटाप पे मार दिया ऐसे धीरे से, है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है, ये होता है समस्यात्मक बालक। आगे बैठा हुआ बच्चा उसके कंटाप पे जड़ दिया, ये समस्यात्मक बालक है। हाँ, हम तो गाएंगे, हम गाने गाने के लिए तो हैं। बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, प्लेलिस्ट बन जाएगी। लिस्ट बना चुका हूं। सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई। मैंने कहा दो चीजें आपको कभी नहीं भूलना है, एक 1879 पहला कब हुई, और एक दोस्तों किसने की, यानी कौन था दोस्तों, भाई कौन था। तो मैंने कहा विलियम बुंट था, है ना। और एक दोस्तों यहां पर आता है कि प्लेस क्या था, तो प्लेस भाई जर्मनी था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर किसके साथ, ऑप्शन नंबर, अगर आप सी मार रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर है, जर्मनी को हम लॉक करेंगे। क्लियर है। चलें आगे, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला होनी चाहिए। जैसे आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और शिक्षक बन भी जाते हैं, और शिक्षक बनने के बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा, एक स्कूल में आपको अलॉट होता है एक स्कूल, और उसमें आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, आधारशिला क्या होनी चाहिए, बताइए जरा। शिक्षा मनोविज्ञान ही आधारशिला है, पाठ्य पुस्तकें आपका आधारशिला होंगी, पाठ्यक्रम होगा, या पाठ्य चर्चा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको बहुत हर बच्चे को जानना चाहिए, हर बच्चे को करना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षकों की तैयारी के लिए ये सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की तैयारी की आधारशिला का मतलब पता है, यानी एक मकान को खड़ा होने के लिए उसकी नींव की जरूरत पड़ती है, और एक टीचर को एक विद्यालय में जाने के लिए सबसे पहला ज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान का होना जरूरी है। बहुत देसी भाषा में समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मनोविज्ञान अगर नहीं है तो बच्चे के आपको हाव भाव कैसे पता चलेंगे, जो हाव भाव हैं वो कैसे पता चलेंगे। और दोस्तों, शिक्षक की तैयारी अगर कोई बन भी जाता है तो यार उसको सिंपल सी बात है कि उसको अपने विषय में ज्ञान होगा। तो दो काम इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं शिक्षक के लिए, एक तो अपने विषय में ज्ञान और दूसरा शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान। तो ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से ऑप्शंस में देखनी है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से पिल्सबरी एक साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञान को क्या बताया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत उम्मीदों के साथ इस क्वेश्चन को लिया गया है, बहुत उम्दा प्रश्न है। बताइए बताइए बताइए। बहुत सिंपल है यार। देखिए दोस्तों, यहां पर जो आंसर चला जाएगा, यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, डी के साथ चला जाएगा। मानव व्यवहार का विज्ञान ही पिल्सबरी ने बताया है, ऑप्शन जाएगा भैया डी के साथ। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बता दीजिएगा, क्या ये बता दीजिएगा कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, कमेंट में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को बताना है कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान शब्द है ना, इसका प्रयोग किसने किया है और कब किया है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है, जनक नहीं पूछ रहा हूं, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, कमेंट में बताइएगा। और फिर क्वेश्चन नंबर 16,
बहुत बढ़िया। शालू का आंसर सबसे पहले आया है। और काफी बच्चों ने इस चीज को बताया। विलियम बुंट, भाई विलियम बुंट, भाई विलियम बुंट का कैसे आंसर? बहुत सारे बच्चे अरस्तू मार रहे हैं, विलियम बुंट मार रहे हैं। मतलब यार नाक कटा दोगे हमारे एग्जाम में, नाक कटा दोगे भैया। हमने पहला ही सेशन लिया था, मैंने पूरी तरीके से, आप प्लेलिस्ट नहीं वॉच करते हो क्या आप लोग? प्लेलिस्ट तो वॉच कर लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मैंने प्लेलिस्ट में नंबरिंग करी है। उसके बाद मैंने टेस्ट पेपर लगाया है, उसमें बताया है पहली क्लास में दूसरी तीसरी लाइन में बताया कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1590 ईस्वी में रुडोल्फ गोल्काय ने किया है। शब्द का प्रयोग, मैंने जनक नहीं पूछा है, ठीक है ना? तब तो आप अरस्तु और विलियम बुंट की तरफ जाएंगे ना। इस चीज को आप याद रखिएगा। रुडोल्फ गोल्काय की बात करेंगे दोस्तों, रुडोल्फ गोल्काय ने सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया है। विलियम बुंट किस प्रकार के मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे अरे सर ये तो मुझे पता था, मैंने तो ये नहीं मार पाया, अरे क्या हो गया? चलो बहुत अच्छे, बहुत सारे बच्चों ने सही भी बताया था। अगला क्वेश्चन, हाँ बहुत बड़े। संजय यादव कहा कि भाई रुडोल्फ गोल्काय ने साइकोलॉजिया पुस्तक में जिक्र किया। विलियम बुट किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक जो है माने जाते हैं, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा भाई, देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर 16, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि जर्मनी में पहली प्रयोगशाला को स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। चलिए बहुत बढ़िया डागर, स्वागत है। क्वेश्चन कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? हर बहन हर भाई से जानना चाहूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत सिंपल है और ज्यादा कठिन नहीं है, ज्यादा कठिन है ही नहीं। आपसे ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 का डी बच्चे कह रहे हैं, 17 का ए कह रहे हैं, 17 का सी कह रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चैलेंजिंग है। आपने बहुत अच्छी मनोविज्ञान पढ़ी है, तुक्का मारने वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा ट्रेंड करते हैं और अच्छे क्वेश्चन मैं लाता हूं। 17 नंबर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान वर्तमान में अपने किस स्वरूप में है? तो वर्तमान में दोस्तों शैशवावस्था में है, यानी सी नंबर जिन्होंने मारा है उनका सभी का सही है। और सी वाले जितने बच्चे हैं वो 60% बच्चों ने सी आंसर मारा भी है। जिनका गलत हुआ है वो तुरंत इसको लिखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको हो सकता है दोबारा ना मिले। आंसर जाएगा सी के साथ, याद रखिएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है गाइस? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो मैंने कहा मिस्टर मैकडूगल है मूल प्रवृत्तियों के जनक। बुद्धि लब्धि से संबंधित हैं मिस्टर टर्मेन, जिन्होंने अंतिम सूत्र दिया है। और बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया है मिस्टर थॉर्नडाइक ने दिया है। इसी सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहा गया है, यानी बालू प्रिंसिपल हम कह सकते हैं। कणिका सिद्धांत भी कहा गया है। क्या एक कहा गया है? इसी सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, परमाणुवादी सिद्धांत। क्लियर है? तो इस चीज को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, अध्यापक अध्यापिका है दोस्तों, तो आप बताएं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको यहां पर एक प्रिंसिपल बना देता हूं, और प्रिंसिपल आप हैं, यानी प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य हैं आप, और आपको एक क्लास लेनी है जिस क्लास का नाम है हिंदी। ठीक है? और हिंदी को पढ़ाना है। आप क्लास में हैं, आपके सामने 50 बच्चे बैठे हुए हैं, आप यहां पर हैं। कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? ठीक है ना? जल्दी से बताइएगा कि किस तरीके से आप अभिप्रेरित करेंगे या करेंगी। लॉक कीजिएगा।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप मार रहे हैं क्या, ऑप्शन नंबर डी, सस्वर अधिगम के द्वारा। सस्वर अधिगम के द्वारा ही बच्चों को अभिप्रेरित कर सकते हैं। गहन अध्ययन बच्चे के माइंड को प्रेशराइज्ड करेगा, प्रासंगिक अध्ययन नहीं। बताए गए अध्ययन के द्वारा यानी आप ही सर्वे सर्वा है ऐसा नहीं। सस्वर अधिगम अगर आपको कहीं भी ऑप्शन में मिलता है 99% आंख बंद करके आंसर मार दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा। क्वेश्चन फिर कुछ भी हो। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ जी, बस नोट का याद रखना है, नहीं ना हो उसमें। शारीरिक वृद्धि और विकास को हम क्या कहेंगे? शारीरिक वृद्धि और हम विकास को क्या कहेंगे? तो यहां पर देखिए शारीरिक वृद्धि और विकास को जो बच्चे अभिवृद्धि मार रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो अभिवृद्धि के साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हम किसको लॉक करेंगे? अभिवृद्धि। क्यों? देखिए शारीरिक वृद्धि जो होता है ना, वो आपके वृद्धि की बात करता है, शरीर में बढ़ोतरी की बात करता है, आपकी लंबाई, आपके हाथों पैरों का साइज, आपके चेहरे की बनावट। हम कहेंगे इसमें कहीं ना कहीं दिन प्रतिदिन चेंजमेंट होता रहता है और वही दोस्तों अभिवृद्धि कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है। जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे कह रहा है सीखी हुई बात को स्मरण रखने। स्मरण रखने का मतलब क्या है? जब आप चीजों को याद करते हो, लर्न करते हो, और उसको पुनः स्मरण करने की बात करें, और वो चीजें अगर आपको पुनः स्मरण में ना आए, आप उन चीजों को असफल हो जाओ। मतलब क्या है कि आप कोई बात को 2 साल पहले याद किए हो और 2 साल पहले याद किए हो और उसको कोशिश कर रहे हो 2 साल बाद, यानी आज के टाइम में आप उस चीज को याद करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना? या आप कोई जगह को देखने की कोशिश कर रहे हो कि मैं यहां गया तो था, ये कैसे गया था। तो आप कोशिश तो कर रहे हैं, माइंड पर जोर डाल रहे हैं, लेकिन आप सफल नहीं हो पा रहे। तो ये मतलब है कि विस्मृति, आप भूल चुके हैं उसको। क्या? विस्मृति का मतलब होता है भूल। यानी आपको जब चीजें याद नहीं आ रही हैं, जब आप सफल नहीं हो रहे हैं, तो आप चीजों को भूल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को हम क्या कहेंगे? देखिए दोस्तों, एक ट्रायंगल सिद्धांत दिया था। अब बताइएगा, अब मैंने आपको हिंट दे दिया। किसी ने मनोविज्ञान में एक ट्रायंगल सिद्धांत दिया था। देखिए वीडियो को ईमानदारी से हर बहन हर भाई सब्सक्राइब कर लें, यानी जो आपका स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा होगा सब्सक्राइब का रेड बटन, उसको सब्सक्राइब कर लें। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे, हम आपके साथ हमेशा मिलते रहें। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत। यानी हम कह सकते हैं कि एक मनुष्य को, एक व्यक्ति को समाज में रहने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या उसकी आधारशिला होती है। अगला क्वेश्चन 23 जवाब दीजिएगा। मैस्लो का सिद्धांत कौन कौन पढ़ना चाहता है अच्छी तरीके से? जल्दी से कमेंट करिएगा। ट्रायंगल सिद्धांत कौन कौन अच्छे से पढ़ना चाहता है, बताइए। एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, कॉपी कर लेते हैं और फिर उसको जो है एक पेस्ट करते रहते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि हम कहाँ पे हैं और हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, हमें क्या करना है, हमें जो है उस क्वेश्चन के बारे में देखना है या नहीं देखना है। समस्या पता है यही होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से किस घटक के प्रभाव से शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यानी एक ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहां पर शैक्षिक पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा? बताइएगा, जवाब दीजिएगा।
शैक्षिक पिछड़ापन पता है क्या होता है दोस्तों? शैक्षिक पिछड़ापन वो होता है जो अपने सहपाठियों के साथ ही बच्चे पिछड़ जाते हैं। यानी 50 बच्चों के साथ कोई बच्चा एक ऐसा बच्चा है जो पिछड़ गया, या कोई कक्षा 4 का बच्चा है वो कक्षा 3 का काम ही नहीं कर पा रहा है, क्लास 3 थर्ड लेवल का काम नहीं कर पा रहा है। तो ये शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ापन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा सी के साथ। परिवार का पैसा जो होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता है कि परिवार में माता पिता मजदूरी कर रहे हैं, परिवार में हाई कोर्ट में कोई है, परिवार में कोई व्यापारी है, परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसान है। तो ये परिवार के पैसे से मतलब नहीं होता है, परिवार में पैसे से पिछड़ापन उत्पन्न नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 24। सारे तो डाउट क्लियर करते हैं शोभा, सारे तो मैं डाउट क्लियर करता हूं, सारे ऑप्शंस में चारों ऑप्शन को लेकर चलता हूं। बताइए क्या डाउट क्लियर नहीं है आपका? सारे डाउट तो क्लियर मैं करता हूं। चारों ऑप्शन को अगर मैं क्लियर कर रहा हूं तो फिर क्या दिक्कत है, क्या समस्या है? मेरा तो काम ये भी तो है कि मैं डायरेक्ट यहां पर उठूं और यहां पर डायरेक्ट ऐसे मारूं भाई, चलो एकदम से फटाफट, है ना? तो चीजें बिल्कुल सिंपल सी हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले बच्चे, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वो कौन सी श्रेणी में आएंगे? इस क्वेश्चन जवाब आपको देना पड़ेगा, जवाब दीजिएगा। बहुत अच्छे। देखो सबसे पहले मैं सूत्र आपको बता देता हूं। जो आईक्यू बराबर होता है वो क्या होता है? मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु होता है। एक मानसिक आयु बटे शारीरिक आयु बच्चे बात करते हैं, जहां पर हम कहते हैं कि भाई MA/CA इंटू 100 की बात होती थी। ठीक है, MA/CA इंटू 100, यानी मेंटल एज की बात करी हमने, तो जहां पर हमने बिने की बात करी और टर्मेन की बात करी। टर्मेन ने इस सूत्र को पूरी तरीके से प्रमाणित किया, लास्ट में दिया। अब हम बात करते हैं 25 से जो कम होते हैं, जिनकी आईक्यू 25 से कम होता है, वो होते हैं इडियट बच्चे। इडियट। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? इडियट को हिंदी में कहा जाता है जड़ बुद्धि। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 25 से कम जिनका आईक्यू होता है वो महामूर्ख या जड़ बुद्धि यानी इडियट उनको इंग्लिश में कहा जाता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जो 25 से 49 के बीच में होते हैं वो इम्बेजाइल कहा जाता है, जिनको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है, मूढ़ बुद्धि। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं आपसे बोलूं कि जो मुद्दे की बात है 70 की बात, यानी 70 से जो डाउन एज में आते हैं वो होते हैं मंद बुद्धि बच्चे। मंद बुद्धि को फीमेल माइंडेड कहा जाता है। और सामान्य बुद्धि का जो बच्चा होता है 90 से 110 के बीच में जो होता है वो होता है सामान्य बुद्धि यानी एवरेज माइंड का बच्चा होता है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि ये बताइएगा 140 में क्या होता है, तो 140 में जीनियस बच्चा होता है, और जीनियस का मतलब होता है प्रतिभाशाली। क्लियर बात है, याद है ना? तो चलिए अगर हम बात करें 25 की, जवाब दीजिएगा। अब तुम भैया किस में आते हो, तुम लोग जान जाओ। मेरे हिसाब से तो मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चे इसमें आएंगे। अपन मेरी बात अगर देखी जाए तो मैं इसमें आता हूँ। ठीक है, मैं इसमें आता हूँ, और तुम लोगों की बात देखी जाए तो भाई तुम लोग इसमें आते हो। ठीक है, चलो यहां पर जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन जाएगा डी के साथ। अगला क्वेश्चन लेते हैं 25। ठीक है पिंकी, मैं करवा दूंगा गार्डनर का सिद्धांत। कृष्णा बसु, दंडवत प्रणाम अपने माता पिता को कर लो तो वहां कुछ सुधर जाओगे। बच्चे तो परेशान है, मतलब हमने क्या, मैं क्या अंतर्यामी हूँ भैया कि तुम लोग किस में आते हो? तुम लोग भैया उसी में आते हो 140 वाले में, और नहीं आते हो तो भैया अब हम क्या बताएं, 25 के नीचे बोलना पड़ेगा, फिर ज़्यादा ही पीछे पड़े हो।
सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किसमें होता है? तो सबसे जटिल की बात करें तो जटिल वाली अवस्था यार गाइस ऑप्शन नंबर डी है ना? तो किशोरावस्था के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ? डी के साथ चला जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे 26 नंबर। बहुत बढ़िया, चलिए प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में किसे बेहतर, यहां पर बेहतर कर लीजिए, बेहतर कर दिए, बेहतर मानते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, प्राथमिक बच्चे यानी प्राथमिक स्तर में आप एक शिक्षक शिक्षिका बन के जाते हैं और वहां पर आपको बच्चे मिलते हैं, वहां पर आप सबसे बेहतर किसे मानते हैं? तो आप ये कहोगे कि स्वयं के द्वारा अनुभव जो होता है ना, स्वयं के द्वारा जो किया गया अनुभव है वो सबसे बेस्ट होगा। मेरी बात समझ गए ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 26 का डी चला जाएगा, सी। अब देखिए यहां पर देखिए वीडियो अनुरूपण भी माना जाता है, प्रदर्शन भी माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी भी मान लिया जाता है, कभी कभी आयोग मान लेता है। लेकिन जब भी अगर हम मारे कि हमें एक चीज लेनी हो या किसे बेहतर मानते हैं तो हमें सी मारना पड़ता है, क्योंकि सी टेट आंसर कुछ अलग लगा रहा है और जो स्टेट लेवल के एग्जाम है उसमें अलग लगा रहा है, तो ये विवादों में भी खड़ा होता है। अगर मैं इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी हटा के नन कर देता हूं तो ये पूरी तरीके से बच्चों के दिमाग से कंफ्यूजन हट जाएगा कि ऑप्शन सी ही सही होगा। क्लियर है? लेकिन अगर प्राथमिक की बात कर दें और यहां पर प्राथमिक जब लग जाता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर स्कूल में वीडियो अनुरूपणा की बात करी जाए, हर स्कूल में ये चीजें उपलब्ध नहीं होती हैं, तो आंसर हमारे हिसाब से सी जाएगा। आप क्या कहते हो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 जवाब दीजिएगा। चलिए साहब यहां पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। 27 आपके स्क्रीन पर कह रहा है गाइस, 27 आपके स्क्रीन पर कह रहा है परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। आप एक अध्यापक अध्यापिका हैं, आप किस तरीके से बच्चों से पूछेंगे क्वेश्चन, बताइए। तो दोस्तों यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। समझ का मतलब है कि बच्चों के दिमाग में बैठे भी, और अनुप्रयोग का मतलब है कि बच्चे उस चीज को परमानेंटली यूज में लाएं, यानी अपनी डेली दिनचर्या में उस चीज को महसूस करें। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ। देखिए एक बच्चा कह रहा है कि सर वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, ये वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत क्या है? सुधर जाओ अंकिता, ठीक है ना? बहुत सारे बच्चे जो पुराने बच्चे हैं, नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों ने तो बहुत अच्छी तरीके से इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी गलत करते हैं। पता नहीं मजा ही आता है क्या? चलिए समझ एवं अनुप्रयोग आधारित हम चीजों को पूछेंगे। हमें वस्तुगत जो है, अगर हम देखा जाए वस्तुनिष्ठ और विषयगत, क्या हम विषय को नहीं छोड़ सकते? क्या हम क्या विषय से बाहर चीजों को नहीं देख सकते? एनसीएफ भी तो ये कहता है कि भाई विषय से बाहर निकलो, स्कूल के बाहरी वातावरण को देखो। अगला क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। चलो बहुत बढ़िया सर, ईमानदारी से अभी तक 27 में 24 सही हैं, क्या बात है। बताइए, मैं बात करनी है, बताइए बताइए क्या दिक्कत है। कोई समस्या है तो मुझे लिखिएगा। मेल DSEERAJ201232 @ बनी नहीं रहा मेरे से, @gmail.com DSEERAJ201232 @gmail.com जीमेल पर मैसेज करिएगा, हमें आपका मैसेज मिल जाएगा, वहाँ से आपसे बात हो जाएगी। हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए। हस्तशिल्प, ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार ही आया है, और पिछली बार आया है तो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में है। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को जान लेते हैं। हस्तशिल्प जो शिक्षा होती है ना, ये बच्चे याद रखो, यह होती है मंद बुद्धि बालकों के लिए। मंद बुद्धि बालकों के लिए होती है 70 से जिनका आईक्यू नीचे होता है। 70 से जिनका आईक्यू दोस्तों नीचे होता है, वो कहीं ना कहीं हस्तशिल्प की शिक्षा, हस्तशिल्प शिक्षा को दिया जाता है उनको, ठीक है ना, याद रखिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके से जो हस्तकला होती है ना, जैसे हाथ के द्वारा आप चीजों को बनाते हो, आप टोकरियां बनाते हो, आप इन चीजों को बनाते हो, है ना, ये सारी चीजें आपको स्कूल में सिखाया जाता है, उसको हम हस्तशिल्प कहा करते हैं। और ये दोस्तों पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक, हमेशा याद रखना है, हस्तशिल्प में आपको सबसे पहला ऑप्शन मंद बुद्धि उठाना है और उसी को ठोक डालना है। क्लियर है, याद रखेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेंगे 29। चलिए बहुत अच्छे। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, मानव व्यक्तित्व हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट का परिणाम है। अनुवंशिकता और वातावरण दोनों क्रियाएं जहां पर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके स्क्रीन पर ये रहा, और उम्मीद है दोस्तों आप सभी इस क्वेश्चन को करेंगे तो मजा आने वाला है। देखिए दोस्तों, अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और बहुत अच्छे से पढ़िए, इस क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, किसी बच्चे को गलत नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा, लॉक कीजिएगा, आंसर क्या होगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, हर बहन हर भाई, बिल्कुल स्टार्टिंग से जीरो लेवल से अगर क्लास को देखना चाहते हैं, जीरो लेवल से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं, अपने एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि यहां पर स्कोर एग्जाम का हम दिखाते हैं, जो रिजल्ट होता है उसको हम बाकायदा आपके टेलीग्राम पर प्रेषित करते हैं हर 6 महीने में, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो दोस्तों इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और सब्सक्राइब कर लें, आपको वाकई में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन लेना है तो कुछ पढ़ना होगा, बातें करने से कुछ नहीं होता है मेरे लाल। निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक की सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण माना जाना चाहिए। तो ये देखिएगा, एक शिक्षक और शिक्षिका में धैर्य व दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है, धैर्य व दृढ़ता का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई बच्चा कुछ कह रहा है और आपके अंदर धैर्य नहीं है, तो फिर आप किस तरीके से बात करेंगे, है ना। आप अगर उसको जो है अपनी आवाज के बल पर दबा देंगे, दृढ़ता के साथ आप पढ़ाइएगा। अगर आप एक शिक्षिका हैं तो अपने काम में दृढ़ रहिएगा और धैर्य रखिएगा, ठीक है बेटा। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे हैं कि क्या, एक बच्चा कह रहा है कि मैं बिगड़ा हुआ हूं, भाई हर बच्चा यूनिक होता है, मुझे पता है, ठीक है ना, मैं हमेशा कहता हूं, तुम अभी नए हो मुझे पता है, ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहते